विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बच्चों से संबंधित है और वो गार्जियन और पेरेंट्स माता पिता से भी संबंधित है। और सरकार, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक सरकार है जिसकी जिम्मेदारियां हर बुराई से जनता को दूर रखना है, जिसके लिए ढेर सारे कानून बने हुए हैं, उस पर विचार करना है। अभी हमने हैप्पीनेस इंडेक्स को पढ़ा और हमने ये जाना कि लगातार 9 साल से फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में प्रतिष्ठित होता आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कोस्टा रिका वो भी 23वें स्थान से ऊपर उठकर हैप्पीनेस इंडेक्स के 5वें पायदान पर पहुंच जाता है। फिर हम अपने भारत को देखते हैं, देव भूमि के नाम से जिसे जाना जाता है, जो सही माने में अगर भगवान या प्रकृति की देन के रूप में देखा जाए तो ये एक देव भूमि ही है। बड़ा ही प्राकृतिक देनों से परिपूर्ण, अच्छे लोगों से भरा हुआ, उच्च विचारों से भरा हुआ ये ऋषियों का देश, संतों का देश, मुनियों का देश, दार्शनिकों का देश, शिक्षा का देश, सब प्रतिष्ठा हमारे देश को आदिकाल से प्राप्त होता रहा है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ये सारी व्यवस्था किसके लिए है, ये मजबूत मजबूत सरकारें जिसको प्रजातांत्रिक रूप से हम स्थापित करते हैं, सत्ता जिसे सौंपते हैं, जिसे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वो और भारत जो विकास के रास्ते पर है। लेकिन ये विकास किसके लिए, ये सरकारें किसके लिए? तो फिर मेरा ध्यान जाता है कि ये सब वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए, हम भारत के लोगों के लिए। तो फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं। हम देखते हैं कि 147 देशों में मेरा स्थान 116 है, अर्थात हम निचले पायदान पर खड़े हैं। फिर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस स्वर्ग रूपी धरती पर रहने वाले हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे पीछे हो गए, कैसे हम लगातार पीछे चल रहे हैं। हम फिनलैंड क्यों नहीं बने, हम कोस्टा रिका की तरह ऊपर पायदान पर क्यों नहीं आगे बढ़े। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो कमी है इम्प्लीमेंटेशन की, उसको जो हमारे उच्च विचार हैं उसको धरातल पर लाने। हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में अशोक सम्राट, जिसे पूरी दुनिया एक नोबल किंग के रूप में मानती है और पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसका कारण उनका विजय अभियान नहीं था, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं था। वो था
उनका चरित्र, उनके आइडियल्स और उनके शासन प्रणाली में जो करुणा थी, जो प्रेम था, जो भाईचारा था, जो जनहित की बातें थीं, समाज को जो संगठित करने के विचार थे, सबके साथ जो एक रूपता का सिद्धांत था, जिसे उन्होंने धम्म कहा था, वो था। अभी कुछ ही दिन हुए हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, इसके दुष्प्रभाव की बात हैप्पीनेस इंडेक्स में भी किया गया है कि इससे बहुत सारे लाभ लिए जा सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाभ से ज्यादा ये हमें हानि पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए हमारी सरकारें सक्षम नहीं हैं या उनके पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है या उन्होंने कभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। फिर भी सब कुछ फ्री फॉर ऑल, जिसे जो बोलना है, जिसे जो कहना है, जिस तरह का कंटेंट डालना है, आप डालने के लिए फ्री हैं, ऐसा व्यवहारिक रूप से हमें देखने को मिलता है। अब हम दो स्टेट की बात करेंगे जिनके मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, माइनर्स के लिए ये सोचा कि बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम वो सोशल मीडिया को दे रहे हैं और उसकी वजह से उनके अंदर जो साइंटिफिक विचार आने चाहिए, जो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक विचार आने चाहिए, उसमें कमी होगी। उनका बड़ा बहुमूल्य समय जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो कौशल की प्राप्ति के लिए लगना था, वो टाइम पास के रूप में उनके समक्ष होता है। न तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई कमी है और न ही मोबाइल की कोई कमी है। दोनों बड़े सुलभ हो गए हैं। आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहें आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया है। हम देखते हैं कि हमारे पास रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेटरी एक सिस्टम है और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके पास भी एक जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि हम मॉडरेशन पर ध्यान देते हैं। जो ऑप्शन बातें हैं, जो विवाद करने वाली बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, जो अफवाहें हैं, उन पर हम रोक लगाते हैं। लेकिन वो क्यों रोक लगाएंगे? हम सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि अच्छी बातों की सुनने वाले बहुत कम होते हैं और विवादित बोल, नफरती बातें, ऑप्शन बातें, अनहेल्दी बातें, फॉल्स स्टेटमेंट, इसको लाइक करने वाले लोगों की संख्या लाखों में होती है। इसका इस्तेमाल एक प्रोपेगेंडा के रूप में किया जा रहा है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा कि इस प्रोपेगेंडा का अगर किसी खास लोगों को लाभ मिल रहा है तो समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि फरवरी में जब बजट सेशन चल रहा था तो कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नाटका ने कहा कि हम 16 वर्ष से नीचे के जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने
के लिए कानून लाएंगे, उस पर रोक लगाने के लिए कानून लाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 वर्ष तक के बच्चों के हाथ से हम ये प्लेटफॉर्म्स हटा लेंगे, उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। बात उम्र की नहीं है। मुझे तो लगता है कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अडल्ट हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्री हों, ये समाज हित में जो बातें नहीं है उस पर रोक लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि 2025 में भी बहुत सारे रेगुलेशंस आए। उसमें है कि अगर कोई शिकायत करता है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी है, उसे हटा लेना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो हटाया क्यों जाए, पहले उसको लाया ही क्यों जाए। अगर 24 घंटा के अंदर उसे हटाने की बात होगी तो 24 घंटा की तरह वो जंगल के आग की तरफ फैल जाएगा। फिर उसके हटाने और नहीं हटाने से कोई अंतर समाज पर नहीं पड़ने वाला है। हमने भारतीय न्याय संहिता जो अभी 2023 में बनाया, उसमें भी हमने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स स्टेटमेंट पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कानून की कोई कमी नहीं, रेगुलेटरी बॉडीज की कोई कमी नहीं, मैन पावर की कोई कमी नहीं, कानून की कोई कमी नहीं, लेकिन हर मामले में इम्प्लीमेंटेशन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि कम से कम जहां पेरेंट्स, गार्जियंस, बड़े लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, वहां हमारी केंद्रीय सरकार जागरूक है। और हमारे 2 ही स्टेट सही, इन 2 स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत रिस्की है, इससे बच्चों को बचाना है। लेकिन क्या कानून बनाने से बच्चों के हाथ से मोबाइल हट जाएगा? हम जहां तक जानते हैं कि हर अच्छे स्कूल में इस बात की पूरी सख्ती की जाती है कि बच्चे मोबाइल लेकर के स्कूल नहीं आए, यानी स्कूल आवर्स में वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इस स्क्रीनिंग टाइम और कंटेंट से बचे रहते हैं। क्या हमारे गार्जियंस, बच्चों के अभिभावक, माता पिता का ये दायित्व तो नहीं है कि वो अपने बच्चों को संचार के इस माध्यम से जो उनके विश्लेषणात्मक एनालिटिकल नॉलेज को कम कर रहा है, प्रैक्टिस को कम कर रहा है, जो साइंटिफिक अप्रोच की जगह फॉल्सहुड को ग्रसित हैं, उस पर रोक लगाया जाए। मुझे लगता है कि दुनिया के सारे कानून से बढ़कर पेरेंट्स, घर वाले अगर इस पर विचार करें तो ज्यादा ये लाभदायक और प्रभावशाली हो सकता है। हम देखते हैं, पहले से प्रोवर्ब सुनते आए हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किस उम्र के बच्चों को क्या चीज ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकदम खराब चीज है। ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर जितने कंटेंट्स होते हैं वो सब इंजूरियस हैं बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए, उनके फिजिकल हेल्थ के लिए। मैं फिजिकल हेल्थ की बात इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है।
वो टीवी और मोबाइल पर दिन रात लगे रहते हैं। यानी उस प्रोवर्ब को भी हम काट रहे हैं कि हेल्दी माइंड लीव्स इन ए हेल्दी बॉडी। फिर एक जिम्मेदार प्रशासन, एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता होने का दायित्व हम कब निभाएंगे? कब हम ये देखेंगे कि बच्चे कितनी देर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे रहते हैं, किस तरह के कंटेंट्स वो देख रहे हैं? हमें कानून बनाने से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि मॉडरेशन कैसे हो। आज के संचार माध्यम से बच्चों को अलग करना संभव नहीं। अगर आप उससे मोबाइल छीन लेंगे तो वो अपने बड़े भाई का मोबाइल, अपने पिताश्री का मोबाइल, अपनी माताश्री का मोबाइल, अपनी बड़ी बहनों का मोबाइल लेकर के वो बैठ जाएगा। हमें बहुत सारी जगहों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि स्कूल में कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए। सार्वजनिक जगहों पर आप देखते होंगे कि लोग मॉल में घूम रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देखते हुए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आप ये भी देखते होंगे कि ऑटो में बैठा हुआ एक लड़का जितनी देर सफर में रहता है वो मोबाइल को हाथ में लिए देखता है। आपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट में भी सबके मोबाइल खुले होते हैं। वो बात नहीं कर रहा होता, वो कंटेंट देख रहा होता है। खाना पर उसका ध्यान कम और मोबाइल पर ज्यादा होता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कोविड-19 की तरह ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है जिससे हमारे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं? जो जीवन उनको मिला हुआ है, जो जीवन ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए मिला हुआ है, वो ये उम्मीद उनसे नहीं किया जा सकता कि इतनी कम उम्र के बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन हमें आश्चर्य है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, बड़ी बहन और बड़े भाई क्या कर रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं, स्कूल में शिक्षक क्या कर रहे हैं। अगर वो इन बातों को प्रभावी नहीं बना रहे तो कानून का तो हिंदुस्तान स्वर्ग है। यहां पर जितने कानून चाहें बनाएं और जितने कानून चाहें आप कानून की किताब में रखें। व्यवहारिक तौर पर अगर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता है, सब कुछ सामान्य रूप से उसको आत्मसात कर रहा हो समाज, तो फिर कानून बनाने का फायदा, फिर इतने सारे लोगों को ये जिम्मेदारी देने का फायदा, उनको बड़े बड़े पद देने का फायदा, उनको मोटी मोटी सैलरी देने का फायदा, जब उनसे बदले में जनहित का कोई काम हम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है इनका? अगर इस पर हमने गंभीरता से नहीं सोचा और जिस तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने सोचा, हमें नहीं पता कि वो जब खाली कानून बनाकर रुक जाएंगे या समाज में उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे।